वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, उमर शरीफ हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी वफ़ात से पहले और उनकी वफ़ात के बाद कई ऐसे सवालात, कई ऐसी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती रही जिनके राज हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। आज उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ दो आई विटनेस मौजूद हैं जिनमें दो तरफ़ा कहानी, एक वो कहानी जो उमर शरीफ साहब खुद फेस कर रहे थे और दूसरी वो जो उनकी फैमिली में जिसका जिक्र हो रहा था। आज उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं समा टीवी के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब, उनसे बात करेंगे। वो हमें सिचुएशन बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। और दूसरी जाने मेरे साथ मौजूद होंगी उमर साहब की अहलिया ज़रीन उमर। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उमर साहब आखिर कौन सी स्टेटमेंट सुन रहे थे कि वो बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि दुनिया से चले गए। इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ ज़रीन उमर भी मौजूद हैं। ज़रीन साहिबा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा नईम साहब, आपसे शुरू करते हैं। मुझे पहले ये बताएं कि बेसिकली क्या वजह थी जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। उमर साहब दिन ब दिन बीमार होते चले गए और आखिरकार वो हमें आज मौजूद भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि भाभी जो हैं वो मौजूद हैं, मिसिज़ उमर शरीफ, और इनसे बड़ा मेरा एक उमर भाई से, इस फैमिली से बड़ा एक एहतराम का रिश्ता रहा, बड़ा एक अकीदत का रिश्ता रहा। और उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी तकरीबन 17-18 साल थे, वो जब भी लाहौर आते थे तो मैं उनके साथ ही होता था। अभी चूँकि एक ग्रोह पकड़ा गया है बहुत बड़ा, तकरीबन 300 से ज़ायद सुनने में आया कि इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं उन्हें। डॉक्टर फवाद मुमताज़ जी उनका नाम है, और उनका पूरा ग्रोह अभी गिरफ़्तार हुआ है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट एक उन्होंने एक्शन लिया है, इदारे हरकत में आए हैं, पेहोटा है, FIA है, और अभी तक जो है उनके गैंग के दीगर लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर फवाद मुमताज़ वो शख्स हैं जिन्होंने उमर शरीफ साहब की इकलौती साहबजादी हीरा उमर का गैर कानूनी जो है वो ट्रांसप्लांट किया था। ये वही फवाद मुमताज़ है, ये वही हैं, ये वही हैं जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या उस वक्त भी ये गिरफ्तार हुए थे? उस वक्त गिरफ्तार हुए, वो बड़ी अजीब कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उस वक्त वो गिरफ्तार हो गए, उन्हें सज़ा भी हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से उमर शरीफ साहब के साहबजादे ने ही पैसे लेकर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी बहन का कातिल है, पैसों की लालच में। अब ये कहानी शुरू यहाँ से होती है कि उनकी जो हीरा उमर हैं, उन्हें किडनी का इशू हो गया, उनके किडनीज फेल हो गए। अब जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए उमर साहब कोशिशें कर रहे थे अपनी। उस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी बात की, मेरे सामने चौधरी परवेज़ लाई थे, उनसे भी बात की, जहाँ जहाँ उनके सोर्सेज थे। मुझे अभी तक याद है शेख रशीद साहब फेडरल मिनिस्टर थे, उनको भी रिक्वेस्ट की कि किसी तरह कोई डोनर जो है वो मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक लंबी कहानी है यहाँ पे। PKLI जिस तरह बना, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के भाई साजिद निसार साहब का भी कोई मामला थे, वो बड़ी सख्ती कर दी चीफ जस्टिस साहब ने कि ब्लड रिलेशन के अलावा कोई किडनी डोनेट नहीं कर सकता। अब इस इशू में फंस गए उमर शरीफ एंड फैमिली, हीरा उमर की बीमारी को लेके। तो डोनर ढूंढते रहे, मगर प्रॉब्लम अब ये था कि ब्लड रिलेशन के अलावा आप वो किडनी डोनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जवाद उमर जो हैं, उनका जब वो एक क्रॉस मैच किया जाता है तो उनका जो है मैच कर जाता है। अच्छा। हीरा उमर के साथ सगे भाई का जब मैच कर जाता है, उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो एक इन्हें सेटिस्फेक्शन, एक तसल्ली मिलती है कि शायद भाई किडनी डोनेट कर देगा। लेकिन जब वक्त आता है किडनी डोनेट करने का, तो जो बड़ा भाई है हीरा से, इनका जो बड़ा बेटा है उमर साहब का, वो इनकार कर देता है अपनी ही बहन को किडनी देने से। वो आए बाएं शाएं वो टालना शुरू कर देते। उमर साहब को भी समझ आ जाती है कि शायद ये किडनी डोनेट नहीं करेगा। अब इसके बाद ये होता है कि उमर शरीफ साहब जो हैं, उनका स्केड्यूल होता है, अमेरिका में उनके शोज हैं। सही। इधर हीरा की तबीयत भी खराब चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कराची लाहौर शटलकॉक बने रहे, काम भी कर रहे थे, उनकी अपनी तबीयत के भी इश्यूज रहते थे। लेकिन वो आखिरी वक्त तक जो है ना, उन्होंने मेहनत करते रहे, लेग वर्क करते रहे। अब हीरा उमर फैमिली लाहौर में रहती थी, ज़रीन भाभी कराची में। सही। अब अमेरिका शोज के लिए जाने था, तकरीबन 1 माह का टूर था, जो तकरीबन 1 साल पहले से उनके शोज बुक थे। सही। वहां पे कैंपेन हो चुकी थी पूरे अमेरिका में
कि उमर शरीफ आ रहे हैं, और जाहिर बात है कि वो बिजनेस था। अब जरीन भाभी और उमर साहब जो हैं वो उस टूर के लिए रवाना हो रहे थे अमेरिका के लिए। तो उमर साहब जो हैं 1 करोड़ रुपया ट्रीटमेंट के गर्ज से हीरा उमर के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ कैश पैसे दे के जाते हैं कि आप लोगों ने ट्रीटमेंट जारी रखना है, मैं सिर्फ ये टूर खत्म करके वापस आता हूं। तब तक अगर कोई सीन बन जाता है, जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंट केसेस आते हैं, उस पे ये कानून लागू नहीं होता ब्लड रिलेशन का या नॉन ब्लड रिलेशन का। उसमें कुछ लोग वसीयत करके चले जाते हैं एक्सीडेंट केस में कि हमारे जो अज़ा हैं वो डोनेट कर दिए जाएं, आंखें हैं, किडनीज हैं, या जो भी डोनेट किए जा सकते हैं। तो हमारी बात हुई महमूद भट्टी से, जो लाहौर में नेशनल हॉस्पिटल के वन ऑफ ऑनर हैं, वन ऑफ डायरेक्टर हैं। ये मेरे सामने की बात है, कैवली ग्राउंड में उनके घर पे हम बैठे थे। उमर साहब थे, इनका साहबजादे जवाद उमर थे, मैं था। हमारे सामने उनसे बात हुई तो उन्होंने ये तसल्ली दी कि हमने प्रायोरिटी लिस्ट पे हीरा का नाम रखा हुआ है, आप फिक्र ना करें, अगर ऐसे कोई भी केस आता है हम इनका जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर देंगे। उसी हॉस्पिटल से उनका जो था एक डायलिसिस का जो प्रोसेस था वो भी चल रहा था, वीकली डायलिसिस भी हो रहे थे। सही। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी ये है कि उमर साहब जो हैं अब अमेरिका रवाना हो रहे हैं, बेटी के अकाउंट पे 1 करोड़ रुपया डाला है इलाज के घर से। अब वो पेशेंट है बेचारी। जब ये अमेरिका पहुंच जाते हैं, मैं शॉर्टली आपको बताता हूं कि जवाद उमर साहब की उन पैसों को लेकर नीयत खराब हो जाती है, यानी उनके दिल में लालच आ जाता है। उनकी नीयत में जो है ना वो फतूर आ जाता है, लालच आ जाती है। अब यहाँ पे ये वही बाई है जिसने बहन को किडनी डोनेट नहीं किया, मना कर दिया था। ये जो है ना इनलीगल ट्रांसप्लांट का प्लान करना शुरू हो जाता है, और ये इधर उधर से रैकी करना शुरू हो गया कि कहीं पे इनलीगल ट्रांसप्लांट हो रहा हो तो मैं अपनी बहन का अपने वालिद के पाकिस्तान आने से पहले पहले इनलीगल ट्रांसप्लांट करवा दूं, इसलिए कि उसमें जितने पैसे वो चाहे वो पैसे रख ले उसमें से। अब वो हत्थे चढ़ जाता है इसी गैंग के, डॉक्टर फवाद मुमताज एंड गैंग के हत्थे चढ़ जाता है। उनसे वो डील करता है जवाद उमर। मेरे पास जो इतला है वो तकरीबन कोई 25 लाख या 30 लाख की डील करता है इनलीगल ट्रांसप्लांट की, और उसे तरीका बताया जाता है कि इस तरह तुम पेमेंट करोगे और तुम्हारी जो बहन है हीरा उमर, उनको लाहौर से बाहर ले जाना पड़ेगा, आज़ाद कश्मीर, वहां पे ये ट्रांसप्लांट होगा। अब ये सारी प्लानिंग हो रही है। सही। और उसमें जवाद उमर की वालदा जो हैं तीबा भाभी, वो लूप में है, उन्हें सब पता है कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ उमर शरीफ साहब को नहीं पता कि ये ट्रांसप्लांट इनलीगल हो रहा है और ये कितने पैसों में हो रहा है। अब अचानक अमेरिका जवाद की तरफ से कॉल की जाती है कि मैंने 55 लाख में डील कर ली है हीरा के ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। वो कहते हैं कि यार देख लेना, सिक्योर होना चाहिए, पैसों का इशू नहीं है, लेकिन जो है ना लोग फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, बच्चे की ज़िंदगी का मामला है। और मैं एक बात बताऊं, डायलिसिस पे वो थी, और अगर डायलिसिस होते रहते और ये हरकत ना होती तो शायद आज भी वो जिंदा होती। पैसों की लालच में जो है वो जवाद साहब ने वो डील कर ली। अब अचानक उमर साहब को फ़ोन करके अमेरिका बताया गया कि हमने 55 लाख रुपया डॉक्टर फवाद मुमताज़ को दे दिया। उमर साहब ने सवाल किया कि उसकी कोई रसीद, कोई रिसीविंग, कोई सबूत कि कैसे दिए। उसने कहा जी कोई सबूत नहीं, मैंने कैश ही दे दिया। तो आप फिक्र ना करें, ये वो उस पर वो थोड़ा गुस्सा भी हुए कि भाई ये क्या तरीका है कि आप अगर कहीं से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपने कोई पेमेंट कर दी किसी सर्जरी के लिए, एडवांस पेमेंट कर दी, उसका कोई रिसीविंग होती है, कोई रसीद होती है, उसकी कोई गारंटी होती है कि ये सर्जरी जो है वो एक हद तक कामयाब रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। अब होता यह है कि ये अपनी बहन को लेके अपनी वालदा के हमरा और एक मुलाजिम के साथ ये रवाना हो जाते हैं आज़ाद कश्मीर। इनकी गाड़ियां कहीं मोटरवे पे एक जगह पे रोक दी जाती हैं और एक अपनी किसी मजदा नुमा गाड़ी में उस बच्ची को बिठाया जाता है, इनको साथ लेके इनके फ़ोन शोन सारे कब्जे में ले लिए जाते हैं और इनको आज़ाद कश्मीर की एक पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा होटल नुमा एक इमारत है या कुछ, उसके कमरे में उन्होंने वो एक बेड लगाया हुआ है। वहाँ पे उस बच्ची का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इनलीगल,
और एक डोनर जो है वो ढूंढा जाता है जिसको 5 लाख रुपया पे किया जाता है। सही। ठीक है, इन बिटवीन एक और भी ड्रामा किया जाता है, यानी 55 लाख लेकर 5 लाख उधर, 25 लाख उधर, और जी। बाकी सारे पैसे जो हैं वो खुद। अच्छा, इस सारे मैटर का जो है वो उमर साहब को कुछ भी अभी नहीं पता। उन्हें कुछ पता नहीं, वो ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड है। हम्म। अब इससे पहले एक वाकया और हो जाता है, पता नहीं क्यों एक और हरकत होती है। अमेरिका जाने से पहले उमर साहब को ये कहते हैं कि एक शख्स है वो उसका किडनी मैच कर गया, सही। उसका नाम नबील है, हम्म। हम उससे हीरा का निकाह कर देते हैं तो वो किडनी डोनेट कर देगा, एक लीगल ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। वो कहते हैं कि ठीक है, बेटे की जिंदगी के लिए ये हम कर लेते हैं। उसको जब घर लाके मिलवाया जाता है और उसके साथ भी पता नहीं क्या डील की जाती है, वो डिमांड करता है पैसों की, चीजें करता है निकाह करने के लिए और किडनी देने के लिए। तो वो इनको कन्वे किया जाता है, जिसको गाड़ी लेके देनी है, इसको घर के लिए लोन चाहिए, पैसे देने हैं, फलां करना है, वो कुछ लालची लोग थे। इस सारे मामले का जरीन साहिबा को पता है? जरीन साहिबा को हर चीज़ का पता है। जरीन साहिबा को मैं इसी के साथ इन्वॉल्व करना चाहूँगी। जरीन साहिबा, आप बताइए कि ये सारे मामले में जब ये जो बता रहे हैं कि इस तरह से रिश्ता आया और फिर उन्होंने निकाह की बात की, ये सारे मैटर का उनकी पहली वाइफ को पता था, उनके बेटे को भी पता था कि ये लालच के तहत सारा कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल पता था, क्योंकि उमर को नहीं पता था, क्योंकि जो इस निकाह से पहले उमर ने हिरा की जो मंगनी थी वो उनके एक दोस्त रहते हैं उनके बेटे से की थी, और उमर एक बहुत लेविश उसकी शादी करना चाह रहे थे और हम सब यहाँ तैयारी कर रहे थे। उसका सारा जहेज बन चुका था, सब कुछ बन चुका था, तैयारी हो रही थी, और मतलब ये था कि बस अभी मंगनी हुई है। मंगनी भी बहुत धूमधाम से लाहौर में हुई और वो सारे अरेंजमेंट भी नईम भाई के जिम्मे लगे हुए थे और नईम भाई ने सारे अरेंजमेंट किए थे और सारे वहाँ की लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री सारे उस मंगनी में शरीक भी हुए हैं। सही। अब वो मंगनी वेट कर रहे थे कि शादी हो जाए, हमें पता चला कि जी वो करते 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 जी 1 साल हो गया, 2 साल बाद मंगनी खत्म हो गई। मेरे जहन में यही आया कि शायद लड़कों वालों ने खत्म की, मगर मैंने देखा कि उमर अपने उस दोस्त की कभी बुराई नहीं करते थे। फिर इस तरह से जो नईम भाई ने बताया, इस तरह से ये निकाह हो गया। अब ये निकाह तो उमर को बोला गया कि किडनी के लिए हुआ है, मगर उस लड़के की पहले से ही दोस्ती थी और उमर को ये बात पता नहीं थी, और उन लोगों ने, इनकी अम्मी ने भी और हिरा ने इसलिए नहीं बताई थी कि वो लड़का क्रिश्चियन था और उमर इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि उमर ने उसका जो निकाह करना था और जो उसकी रुखसती होनी थी वो मदीना शरीफ से होनी थी। तो उमर, ये लोग को पता था कि उमर शरीफ तो इस बात को मानेंगे नहीं कि वो क्रिश्चियन लड़के से उसकी शादी हो। तो इस तरह से खैर जब उसकी किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो इस तरह से उमर को मिलाया गया। जब ये निकाह हो गया क्रिश्चियन से, उसने जाके कलमा पढ़ा और फिर निकाह कर दिया गया। फिर हुआ ये कि हिरा की जिस दिन डायलिसिस था एक दिन, तो उसका जो फेस्टुला था वो हो गया खराब। वो खराब हुआ तो उन्होंने कहा कि ये फेस्टुला जो हम दूसरे हाथ पे बनाएंगे तो उसको टाइम लगेगा, जब तक हम इसके गले से करेंगे। अच्छा, उमर कराची में बैठे थे, उमर की मिसेस की कॉल आई और उन्होंने बताया कि इस तरह से प्रॉब्लम हो गई है, हिरा के गले से डायलिसिस करेंगे। अच्छा, जब उमर ने ये सुना तो वो जो है ना उनकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, कोई गले से नहीं होगा, और उसको नबील को बोलो कि अभी किडनी दे, और मैंने निकाह इसलिए किया। और तो उस पर उनकी बीवी बोलेंगे देखो उमर, अब जो है ना निकाह कर दिया है, बच्चे हैं, अब इससे हमें किडनी लेनी नहीं चाहिए। तब जो उमर ने शोर किया ना, उमर ने कहा दीबा, जो तुम मुझे धोखा दे रही हो और जो तुम लोगों ने मेरे साथ चालाकी किया, मुझे सारा समझ आ गया, और अभी मैं लाहौर आ रहा हूँ, मैंने किडनी के लिए निकाह किया है और मैं देखता हूँ कैसे किडनी नहीं देता। और फिर उन्होंने मुझे कहा जरीन मेरी टिकट्स करवाओ। उसमें मैं उमर को थोड़ा समझाती रही कि उमर वो सही कह रही हैं, आप रिलैक्स रहो। उमर ने कहा नहीं, तुम नहीं जानती ये फैमिली मेरे साथ क्या साजिश कर रही है और मुझे इसी टाइम लाहौर जाना है। और उसके बाद जो है वो लाहौर की फ्लाइट लेके वो लाहौर पहुंचे। फिर उन्होंने नईम भाई से और दूसरे लोगों से कहा कि मुझे पता करवाओ कि लड़का कौन है और ये क्या है। बाद में पता चला कि ये तो इसकी कोई किडनी मैच नहीं करती थी नबील की, और बस इन्होंने सिर्फ उसका निकाह करवाया, जिसपे बहुत उमर गुस्सा थे, घर में बहुत लड़ाई हुई। फिर उमर लाहौर से कराची वापस आ गए और उन्होंने फिर मुझे ये सारी बातें, इसी तरह नईम भाई जो ये अमेरिका वाली बात बता रहे हो किडनी की, क्योंकि हमें जो सबसे पहले फोन आया जवाद को, उसने कहा अब्बू मुबारक हो, हिरा के लिए किडनी मिल गई है। तो अब्बू तो खुश हो गए,
वो खुश हुए तो सारे आर्टिस्ट जो बैठे थे वो सब भी खुश हो गए। हमने कहा वाह मुबारक को भी किडनी मिल गई है, न्याज दी गई। तो उमर ने कहा कि अब उसका ऑपरेशन जो है ना, मतलब उस उमर चाहते थे उसी हॉस्पिटल में हो, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि ये सब क्या प्लान हो रहा है या इनलीगल हो रहा है। वो समझे कि किडनी मिली है, और वही जो अभी नईम भाई ने बताया कि एक्सीडेंट का कुछ मसला हुआ है और उसमें कोई किडनी मिली है, तो उमर उसके लिए खुश है। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कहा नहीं नहीं अब्बू, ये किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि ये लाहौर में ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसके लिए हमें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। और इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि वहां के डॉक्टर को मिली है, वहां ही डोनर है, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो जब उमर एग्री नहीं थे उसके लिए इस्लामाबाद जाने के लिए, तो फिर अच्छा जब फिर हमने भी उमर को कहा कि उमर इस्लामाबाद में भी, हाँ हॉस्पिटल तो इस्लामाबाद में भी बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है अगर ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर उमर, मुझे याद है कि जब भी उमर सलातो तस्बीह पढ़ने जाते थे तो मैं जवाद को फोन करती थी और मैं कहती थी जवाद हिरा का ऑपरेशन अभी नहीं करवाओ। और जिनके हम शो करने गए थे सैयद फुरकान हैदर, वो भी जवाद को फोन करके कहते थे कि अभी इसका ऑपरेशन नहीं कराओ, जब तक उमर शरीफ खुद वहां नहीं आ जाए, उनकी मौजूदगी में कराओ। तो वो कहता था नहीं नहीं, सब यहाँ बहुत टाइम कम है, जल्दी हमें वो करना है। और वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा डॉक्टर है। और इस तरह से वो करके उसने जो है मुझे तो वो डांट देता था कि भाई आप पागल हो गई हैं क्या, इतना टाइम नहीं है और किसी को नहीं बताना है। तो मेरा ये होता था कि अच्छा चलो अगर उमर हम नहीं आ सकते तो कम से कम उमर के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जैसे ये नईम भाई वगैरह, इन सबको पता होना चाहिए, सब तुम्हारे साथ जाए ताकि कोई तकलीफ ना हो, सब मैनेज कर सके। तो कहता वो उसका था पागल हो गई आप, किसी को भी नहीं बताना है, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अब हुआ यही कि जब जिस दिन उसको लेके वो इस्लामाबाद गए हैं तो हमें ये बोला कि इस्लामाबाद गए, मगर मरते दम तक भी आप यकीन जाने कि आखिरी वक्त में भी मैंने उमर को ये नहीं बताया कि आपकी बेटी का जहां ऑपरेशन हुआ है वहां कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। वो एक स्ट्रेचर पे लेट के उसका ऑपरेशन हुआ है। मेरा ख्याल में शायद उमर को अगर ये बात पता चलती तो उमर शरीफ उससे उसी टाइम मर चुका होता। उसे आज तक ये नहीं पता कि उसकी बेटी का जहां ऑपरेशन हुआ आजाद कश्मीर में कोई किडनी का हॉस्पिटल ही नहीं है। लेकिन जरीन साहिबा, ये तो सारे मामले का आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था? ये सारा जो मैटर था इसके बारे में आपको कब मालूमात मिली? मुझे उसी टाइम मालूमात मिल रही थी, इसलिए क्योंकि इनका ये जवाद मुझसे बातें करता था ना, जवाद की मुझसे बातचीत थी। दूसरे इनके साथ इनका एक कजन भी था नोमी। जब मैंने नोमी को कहा, क्योंकि जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसकी रात को मेरे ख्याल में ऑपरेशन हुआ है, तो सुबह ये लोग उसको हिरा को लाहौर लेके आ रहे थे। तो उसमें मैंने नोमी को कहा कि यार डॉक्टर से रिक्वेस्ट करो कि कम से कम इसे 10-15 दिन हॉस्पिटल में रखें, क्योंकि ऑपरेशन इतना मुश्किल नहीं होता, बाद की जो इसकी केयर है ना, क्योंकि इसको आइसोलेशन की जरूरत है, तो इसको 10-15 दिन उसको हॉस्पिटल में रखो, उनको रिक्वेस्ट करो कि किसी तरह भी इसे रखें यहाँ पे। तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई हॉस्पिटल थोड़ी है। तब मुझे पता, मैंने कहा क्या मतलब हॉस्पिटल नहीं है? उसने कहा हॉस्पिटल थोड़ी है, तो एक कमरे में यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और हमें इसको यहाँ से लेके जाना है बस। तो ये इन्होंने मुझे खुद बताया है, इस तरह से मुझे पता चला। दूसरे ये कि जब वो डॉक्टर को भी नहीं पता था कि ये बेटी उमर शरीफ की है, क्योंकि उसने इनसे मोबाइल ले लिए थे। और जब हीरा का ऑपरेशन कर लिया तो चूंकि उमर, हम अमेरिका से बार बार उसे कॉल कर रहे थे, तो उसने जो है ना, डॉक्टर ने वो फोन उठाया तो हीरा के साथ उमर की तस्वीर जो है ना आ रही थी उसकी, जब बेल जा रही थी। तो उसने फिर इससे पूछा नोमी से कि ये कौन है? तो उसने कहा ये इन्हीं की तो बेटी है। तो उसने अपना सर पकड़ लिया था, उसने कहा आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे इसका ऑपरेशन नहीं करता। ये डॉक्टर के अपने अल्फाज हैं इनसे, मगर ये लोग मुतमईन थे। उमर अपने बेटे को एक बात जरूर कहते थे, उमर कहते थे जवाद अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैंने हाथ पैर तोड़ के इसी लाहौर में तुझसे भीख मंगवानी। और यही वजह है कि जब हिरा का इंतकाल हो गया और जब मैं उमर को लाहौर लेके आई हूँ, तो जवाद एयरपोर्ट पे पिक करने नहीं आया हुआ था, नईम भाई आए थे और इसके मामू आए थे। तब मैंने ही नईम भाई को बैठते हुए कहा था कि जवाद को सामने मत लाएगा नईम भाई, उमर इसको मार देंगे। नईम साहब, तो इसी के साथ ये देखें, लालच की ये इंतहा थी कि उन्होंने अपनी बहन का ये भी ख्याल नहीं किया कि वो उनको बाय रोड लेकर जा रहे हैं, उनकी कोई केयर नहीं हुई है। और जब एयरपोर्ट पर आए उसके बाद का तो सारा मंजर आपके सामने था। जवाद को चूंकि पता था ये सारा इलीगल है, और जवाद ने उस
इलीगल सर्जरी में भी अपना कमीशन रखा हुआ था। जवाद ने तकरीबन 3 मिलियन पे किया था, बाकी पैसे उसने खुद रखे थे। ये बाद में मैंने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को, और उसका सबूत ये है कि जब हीरा की डेथ हो जाती है और ये बात डिस्क्लोज हो जाती है कि ये इलीगल ट्रांसप्लांट से डेथ हुई है, ये बात मीडिया में आना शुरू हो जाती है। और मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उमर भाई की ख्वाहिश की वजह से कि बात मीडिया में ना आए, लेकिन वो बात जो है FIA से या पेहूटा से ये बात डिस्क्लोज हो जाती है। सही। उसके बाद जब डॉक्टर फवाद मुमताज़ गिरफ्तार होते हैं तो कहा जाता है कि यही वो बंदा है जिसने उमर शरीफ की बेटी का ऑपरेट भी किया था। अब उस पे चूंकि ये केस भी बन जाता है, ये FIR भी दर्ज हो जाती है। सही सही सही। इन बिटवीन उमर भाई बिल्कुल एक कहते हैं कि डिसार्ड होके, दिल बर्दाश्ता होके, वो चूंकि लाहौर से जा चुके होते हैं आखिरी दफा, उन्होंने कहा कि मैं अब लाहौर कभी नहीं आऊंगा। ये उन्होंने मुझे कहा, जुमेरात थी गलबन, उसका खत्म करवा के वो चले जाते हैं लाहौर से। असल में वो इसलिए जल्दी ये पड़ी थी कि डॉक्टर फवाद मुमताज़ से डील ये थी कि सर्जरी के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बाद आप जाने आपका कांड है। ये डरते हुए उन्होंने भी निकाला वहां से, ये लेके आ गए। जब यहां लेके आए, जैसे भाभी ने कहा, जो पोस्ट एक ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो लाहौर जिस तरह वो पहुंची, जिस मौसम में, और यहां पहुंचने के बाद उसकी पहुंचते ही अगले दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बजाय इसके कि वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हो। जिस तरह के डॉक्टर फवाद मुमताज़ ने नक्शा खींचा कि 4-5-6 दिन में वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जब तबीयत खराब होना शुरू हो गई तो अब जो है यहाँ पे जवाद हॉस्पिटल ढूंढ रहा है, किस हॉस्पिटल लेके जाऊं, क्योंकि वो सवाल करेंगे इमरजेंसी में कि आपने ये ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया। जब आप बताएंगे इनलीगल है तो फौरी तौर पर FIA भी पहुंच जाएगा और पेहूटा भी पहुंच जाएगा और रेलिवेंट इदारा है। तो जवाद उसको बहरिया टाउन के हॉस्पिटल में लेके जाता है। अच्छा। अभी तक भी मुझे नहीं बता रहा। जब बहरिया हॉस्पिटल गया, जैसे ही इमरजेंसी में एडमिट किया, तो बहरिया हॉस्पिटल की इंतजामिया ने फौरी तौर पे रेलिवेंट इदारों को इतला कर दी कि इलीगल ट्रांसप्लांट पेशेंट जो है वो हमारे पास आया है। सही। इमरजेंसी में आधे घंटे में वहां पे FIA के लोग भी पहुंच जाते हैं, पेहूटा के भी लोग भी पहुंच जाते हैं। पहली कॉल इस इशू को लेके जवाद की मुझे आती है पहली दफा कि नहीं भाई ये मसला हो गया, तो अब तो जो है ना कुछ भी करें, फिलहाल उसकी तबीयत बेहतर होने तक इनको कहें कि ये यहाँ से चले जाएं, अगर इनको कोई पैसे देने पड़ते हैं मैं वो भी दे देता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। मैंने कहा यार तुमने मुझे बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया। उमर भाई को अगर तुमने बताया है या क्लियर बात नहीं बताई, उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की ये वाली, क्योंकि वो तो अमेरिका थे। बहरहाल मैं उनसे बात करता हूँ, ये फ़ोन पे मेरी बात करवाता है, मैं उन्हें बताता हूँ ये बात कि ये उमर साहब की बेटी हैं, हमारी भतीजी हैं, तो लिहाजा जो भी है वो हम इसको बैठ के डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो इलीगैलिटी है नहीं है, इसका क्या कानून है, क्या सज़ा है, कौन जिम्मेदार है, ये बात का इशू है। अभी तो आप उसका ट्रीटमेंट जो है वो होने दें। उन्होंने कहा ठीक है, वो वहाँ से चले गए मेरी कॉल के बाद। अगले दिन हीरा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी रात को डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो फिर ज़रीन भाभी को बताया जाता है, मगर उन्हें ये कहा जाता है कि आप जो है ना उमर साहब को ये बात ना बताएं, ये उन्हें बता दें कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो कह रही कि अब्बू को फ़ौरन पाकिस्तान बुला लें। अब उमर साहब जो हैं अपना टूर कंप्लीट किए बगैर, शोज़ कैंसिल करके, और ये सारा नुकसान, इधर इतना बड़ा नुकसान कि इकलौती बेटी चली गई, वो सारा करके वो ज़रीन भाभी के साथ वापस पाकिस्तान रवाना होते हैं। मुझे ज़रीन भाभी फ़ोन पे कहती हैं कि वो जवाद जो है ना उसको ज़िम्मेदार वो ठहराएंगे और सारा कुछ उसका ही किया धरा है, ज़ाहिर है, तो लिहाजा जो है ना आप वो सामने ना आए। अच्छा, ये बात मैंने कम से कम जवाद को नहीं की, मैंने कहा कि फ़्लाइट का टाइम हो रहा है तो जाना है, तो वो अवॉइड कर रहा था सामने आने से। एयरपोर्ट मैं और जवाद के एक मामू, हम दोनों एयरपोर्ट गए। वहाँ पे एक गाड़ी में ज़रीन भाभी रवाना हुई और दूसरी गाड़ी में हमने उमर साहब को बिठाया, और अब मैंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता, जब माल रोड पर हम चढ़े एयरपोर्ट से माल्टन के लिए, तो मैंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया कि देखें, बड़ी कोशिश की जवाद ने सॉरी सब ने, तो वो नहीं बचा पाए सब मिल के हीरा को। तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो हालत हो गई, गाड़ी में ही बड़ी मुश्किल से उन्हें घर लेके पहुँचे। तो अब रात भर वो घर दाखिल होते ये कह रहे थे कि जवाद मेरी बेटी का कातिल है,
वो अपने बेटे को पूरे रिश्तेदारों के सामने, पूरे घर में ड्राइंग रूम भरा हुआ था, जब वो दाखिल हुए सबके सामने उनके अल्फाज ये थे कि मेरा बेटा जो है वो हीरा का कातिल। यानी उनको एक बाप होता है ना, उसकी एक तड़प होती है और उसको पता होता है अपनी औलाद का, तो वो जानते थे। एग्जैक्टली। और जिस तरीके से झूठ बोल के सिर्फ वो पैसे उसके अकाउंट से निकालने के लिए ये सब कुछ हुआ। अच्छा, एनीवे वो जो है वो उसकी तदफीन हुई। तदफीन के बाद अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे, तो घर के लॉन में अभी बैठे ही थे सारे। ज़ाहिर बात है लोग आए हुए थे, इंडस्ट्री के भी और रिलेटिव भी। तो इतने में 4-5 लोग गेट पे आए, जिनको जवाद लेके सीधा कमरे में चला गया, उमर भाई के कमरे। अच्छा। असल में वो लोग FIA से थे और पेहोटा से थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आए। अच्छा, अब इतने में इसने आके कान में उमर भाई के कुछ कहा और उठा के अंदर लेके ये चला गया। मैं थोड़ी देर के लिए निकला, मैं कहा मैं ऑफिस चक्कर लगा लेता हूँ, वापस आ जाऊँगा शाम को। मैं वहाँ से निकला तो अभी मैं रास्ते में था तो एक TV पे ये खबर चल गई कि उमर शरीफ की बेटी गैर कानूनी इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये अब मीडिया पे बात आना शुरू हो गई। वो थोड़ा सा सीन वो भी मुझे बाद में समझ आई कि उस टीम में एक शख्स था जिसका सगा भाई जो है वो उस चैनल का रिपोर्टर था, तो उसने उसको वो बात बता दी, उसने खबर ब्रेक कर दी। अब एक तरह से आग लग गई पूरे मीडिया में, सब तरफ एक ही खबर चल रही। उमर साहब को पता चला, उनकी तबीयत और ख़राब होना शुरू हो गई। मुख्तसर ये है कि ये उनके अल्फाज थे और ये मेरी उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन है। जब जवाद को डॉक्टर फवाद मुमताज़ के सामने लाया गया कि ये वो शख्स है जिसको आपने पैसे दिए थे और इस शख्स ने आज़ाद कश्मीर की पहाड़ी पे जाके एक कमरे में आपकी बहन का सर्जरी की थी, तो जवाद मैनेज हो चुका था। इस पेशी से पहले ही वो जो माफिया था, वो जो गिरोह था, उन्होंने जवाद से रब्ता किया, वो पैसे जवाद को वापस किए जो आज तक उसने नहीं बताया उमर भाई को। मरते दम तक वो पैसे भी लिए, उनसे और पैसे डिमांड किए। जवाद ने उनसे यानी जो 30 मिलियन डिमांड किया इस बात का कि मैं आपको पहचानूंगा ही नहीं और इस कत्ल में आपकी जान छूट जाएगी। कहीं बीच में डील बनी, वो पैसे भी लिए, अब वो अपनी बहन वाले पैसे वापस लिए और जब शनाख्त परेड के लिए सामने लाया गया तो जवाद साहब ने उस कातिल को, डॉक्टर फवाद मुमताज को पहचानने से इनकार कर दिया, पैसों की लालच में। जी। अब जो है उमर साहब कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, वो कराची चले गए जरीन भाभी के पास। अब जाहिर है कि उस दिन से उमर शरीफ जो है वो रफ्ता रफ्ता मरना शुरू हो गए थे। वहां जाके उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और आगे एक नई दास्तान शुरू होती है। मेरा आगे की कहानी सारी जो है ना वो जरीन भाभी बताएंगी। अब वो लाहौर से कराची चले गए, उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और इस कदर तबीयत अचानक ख़राब होती है कि उन्हें आगा खान हॉस्पिटल जो है एडमिट करवाया जाता है। अब कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी ओपिनियन में इन्हें बैरून मुल्क ले जाना पड़ेगा। जी ज़रीन साहिबा, बताइएगा आगे की क्या कहानी है, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल, ये सब मैं गई इसलिए मीडिया के थ्रू मैं इसलिए बात करना चाह रही थी ताकि मुझ पे कोई प्रेशर ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझ पे प्रेशर होगा क्योंकि मैं मीडिया पे गई और मैंने फिर वसीम बदामी भाई को बुलाया कि इस तरह से है। तो क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जब बुला के कहा कि जो उनको हार्ट अटैक हुआ है उसकी वजह से इनकी जो एक वॉल्व है वो जो लीक कर गई है उसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं है, तो उसके लिए आपको इनको बाहर लेके जाना होगा। पहले तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप कहें तो मैं बाहर से यहाँ सारे डॉक्टर्स की टीम बुला लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ डॉक्टर की टीम आ भी जाएगी तो भी ऑपरेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। ऑपरेशन हम कहाँ करेंगे, किस चीज पे होगा? तो इनको लेके ही जाना होगा और इनकी हम 20 डेज थे जिसमें से 5 दिन जो है ना इनकी बेटी ने जाया कर दिए हैं और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब इनके पास टोटल 15 डेज है। अगर आप इन्हें बाहर ले जा सकती हैं, इनके ट्रीटमेंट हो सकता है तो ठीक है, वरना 20 डेज के बाद हम इनका यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे जो 99% इनके लिए रिस्क है, वो नहीं हो सकता। तो मेरे उस टाइम तो हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा अब मुझे फिर जल्दी थी क्योंकि 15 दिन थे,
तो मैं चाह रही थी कि 15 दिन क्यों मैं वेट करूं भैया, मैं चाह रही थी 1-2 दिन में हो जाए। तो खैर डॉक्टर्स ने मुझे हॉस्पिटल बताए, उन्होंने 3 मुझे हॉस्पिटल बताए, उसमें एक जर्मनी, एक सऊदी अरब और एक अमेरिका। तो मैंने उनसे पूछा कि और कोई करीब में हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि हमारे इत्तला के मुताबिक इन 3 मुल्कों में होता है, अभी हमें ज्यादा पता नहीं है। तो मैं मीडिया पे इसलिए गई ताकि जैसे ही अनाउंस होगा तो मुझे दूसरे मुल्कों का भी पता चल जाएगा कि और किस किस मुल्क में होता है करीब में कहीं। तो वही हुआ कि मुझे इंडिया के हॉस्पिटल की एक डॉक्टर का मैसेज आ गया, उन्होंने कहा कि जी मैं ये ट्रीटमेंट करता हूँ, आप उमर शरीफ को लेके इंडिया आ जाएं, और अगर आपको इंडिया लाने में उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करेगी और हमारा प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा और हम खुद उमर शरीफ को पाकिस्तान से इंडिया ले जाएंगे। सही। तो मैं ये सारी खुद बात भी का चाहती थी, जवाब को भी ये सारी बात का पता था कि इस हद तक कन्वीनियंस क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल सब बात ये सिर्फ उसको नहीं, वसीम बदामी भाई और उमर के सारे दोस्तों को पता थी। और मैं लेकिन उस पे वो खड़ा होता था हॉस्पिटल में, वो खड़ा होकर कहता था मैं बेटा हूं, मैं देखता हूं कैसे कोई लेके जाता है। आप यकीन जानो उस टाइम मैं मीडिया वालों को भी ये बात पता थी। तो जब मुझे वसीम मदानी ने जब रात को अपना प्रोग्राम में जिक्र भी किया तो उन्होंने जिक्र 3 मुल्कों का नाम लिया, जिसपे जवाद नाराज हो गया कि 3 मुल्कों का नाम क्यों लिया जबकि मैंने अमेरिका बोला था। तो फिर जब मुझे फिर मेरे जो उमर के उस टाइम जो वसीम भाई थे या उमर के एक दोस्त थे कमर भाई, इन लोगों ने मुझे कहा कि देखिए भाभी आप सही कह रही हैं कि इन्हें इंडिया ले जाना चाहिए या सऊदी अरब ले जाना, क्योंकि मैं चाहती थी कि सऊदी अरब, मैंने सऊदी अरब के 2 हॉस्पिटल में मेल भी कर दी थी और मैं चाहती थी कि वजीर आजम अगर खुद जरा सी बात कर लेंगे तो एक अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो या फिर इंडिया इंडिया में, क्योंकि जाहिर है सारे आर्टिस्ट भी उमर के फैन है, सारी पब्लिक भी, और जब वहां से खुद मुझे इतने अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वहां के सारे इंडियन आर्टिस्ट भी बोल रहे थे, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल थी कि इंडिया जाया जाए। सही। तो लेकिन सबने मुझे समझाया कि देखिए इस टाइम अगर आप ले जाती हैं जिद करके, चले मीडिया पे आप बोल देती हैं कि मुझे इंडिया लेके जाना है या सऊदी अरब लेके जाना है, लेकिन अगर वहां जाके इनको कुछ हो जाएगा तो ये उमर शरीफ के बेटे ने सारा इल्जाम आप पे लगा देना, तो आप ये इतना बड़ा रिस्क ना ले लें। ये अगर अमेरिका कह रहा है तो आप अमेरिका का करें। तो खैर नहीं माने तो जाहिर है मुझे वजीर आजम के जब एडीसी की कॉल आई कि जी क्या करना है, तो मैंने फिर उनसे अमेरिका का कहा। अच्छा अमेरिका की उन्होंने वीजे का जो कहा, तो फिर मैंने सिर्फ उन्होंने कहा कौन जाएगा उनके साथ ना, तो मैंने अपना और उमर के बेटे का कहा कि हम 2 जाएंगे। 2 वीजे लगवाए फेडरल गवर्नमेंट ने, मगर इसने जिद करके सिंध गवर्नमेंट के पास जाके कि जी मेरी पूरी फैमिली जाएगी। सोचिए उस टाइम भी जिस टाइम मैं लगी हुई थी यहाँ उमर के कि जान एयर बच एम्बुलेंस जाए, वो अरेंज करने में, अपने मामले में सेल्फिश हो रहे थे। जी वो पूरी फैमिली का वीजा लगवा रहा था। और उसके बाद फिर जाहिर है जैसे अब जब अमेरिका को हो गया वीजा लगने में, क्योंकि जाहिर है मंडे को मैंने फीस जमा कराई और बैंक खुले, फीस जमा हुई, वीजे लगे। इसमें कोई शक नहीं कि यूएसए कॉन्सुलेट ने हमें खुद मुझे रिसीव किया और उन्होंने जाहिर एक उम्र का देखा हुआ भी है कि वो कितने सालों से अमेरिका शोज करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और इतना वो, और 2 दफा उमर को ऑनरेबल सिटीजनशिप अमेरिका की ऑफर हो चुकी है, मिली है उन्हें। तो उन्होंने फौरन हमें 5 साल के वीजे दे दिए, मगर उसमें हमें लगे 4 दिन लगे हमें वीजा प्रोसेस में। अब 4 दिन लग गए। अब पता चल डॉक्टर ने कहा कि जी ये इतना बड़ा ट्रैवल जो है ना किसी एयरलाइन में नहीं कर सकेंगे, इनको एयर एम्बुलेंस में लेके जाना होगा। अब मुझे बताएं कि मुझे तो पता ही नहीं कि एयर एम्बुलेंस कहाँ से मैं लूं, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एयर एम्बुलेंस तो क्या, हमारे पास तो रोड की एम्बुलेंस नहीं है। फिर पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान की एयर एम्बुलेंस है ही नहीं, सिर्फ एक ईदी साहब की एम्बुलेंस चलती थी, वो भी डोमेस्टिक, वो तो भी क्या जवाद को इंटरनेशनल नहीं पता था, जिन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका ले जाते हैं, तो उनको तो एयर एम्बुलेंस का भी नहीं, पता वो होना तो कह चाहिए रहा था। था आप सब करें, वो तो कह रहा था आप सब करें अरेंज, वो तो आप अगर सारे प्रोग्राम देखेंगी मैं सारे अरेंजमेंट में लगी हूँ, और वो तो कह रहा था कि जी आप हमें 5 करोड़ रुपए दें, वो तो मुझसे पैसे मांग रहा था। वो तो दूसरी चीजों में लगा हुआ था। आप अगर देखेंगे उस टाइम का, अगर आप देखें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, फलां ये बैठा हुआ है, वो उसको वो नहीं था, उसको पता था कि मैं अरेंज कर रही हूँ, उसको ये सब पता था। मैं एयर एम्बुलेंस, वो मुझसे पूछा करता था कि वो एयर एम्बुलेंस हो गई, कब आएगी, क्या होगा, उसके मैसेजेस हैं। फिर मैंने तुर्की से, फिर मैंने कनाडा से, फिर मैंने पहले डॉक्टर अरेंज किए, अमेरिका के जो डॉक्टर अरेंज किए वो भी मैंने किए,
सारी परमिशन जो ली वो भी मैंने की, अपना ऑर्गेनाइजेशन से जो मेरी बात हुई है वो भी मैंने किया। अगर हम मुख्तसर बात करें तो ये सारे प्रोसेस में उनकी डेथ जो है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर हुई, और दूसरी बात ये कि जवाद अभी फिल वक्त कहाँ पर है? जी वो इसमें ही हुई ना, एयर एम्बुलेंस के अरेंजमेंट करने में टाइम लग गया, और जब एयर एम्बुलेंस आई तो उमर का ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका था। तो डॉक्टर ने कहा अब इन्हें नहीं लेके जा सकते, अब ये इतना बड़ा ट्रैवल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर्स ने भी ले जाने से मना कर दिया। तो भी मैंने लास्ट टाइम पे हाथ जोड़ के कहा कि मैं अभी भी इनको एक दिन में इंडिया ले जाती हूँ, मगर जवाद ने 100% रिस्क पे साइन करके कहा, एयर एम्बुलेंस वालों को जोर दिया कि नहीं आप लेके जाएं, और उसकी अपनी फ्लाइट हुई हुई थी, वो लोग अमेरिका के लिए निकल रहे थे। और मैं जब उनको लेके निकली हूँ एयर एम्बुलेंस में, तो एयर एम्बुलेंस में ही उमर बेहोश हो चुके थे। तो जर्मनी पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इनको अभी हम यहाँ पे एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इनको इतना लंबा ट्रैवल नहीं करा सकते। उनको फ्यूल भी वहां से लेना था, तो उमर को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर डॉक्टर, जब मैं पहुंची जर्मनी के डॉक्टर ने मुझे कहा कि किसने इनको इतनी लंबी ट्रैवल करने की इजाजत दी। और वही हुआ कि 4 दिन ज़ाहिर है वो उमर वहां रहे, लेकिन वहां भी प्रेशर यही था, मैं चाह रही थी कि जर्मनी में हो जाए, तो भी मुझ पे जर्मनी में प्रेशर यही था कि नहीं इनको अमेरिका लेके जाया जाए। यानी बेटे को पता था कि मेरे बाप के चंद ही दिन बचे हैं और वो ऑपरेशन की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन उनको अमेरिका का लालच पड़ा हुआ था, और इसी सारे प्रोसेस में उमर साहब दुनिया से चले गए। और इस वक्त जवाद कहाँ पर है? क्या उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ? वही वाली बात है, बेटे पे कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, औलाद पे कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? और जहां तक जवाद की बात करी, वो तो 2 दफा अमेरिका जा चुका है, वो अभी भी अमेरिका में। तो क्या ये सारे केस को री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए आपके ख्याल में? होना तो चाहिए था, मैं तो चाहती थी कि हॉस्पिटल को भी वो हो कि भाई कैसे उन्होंने इजाजत दी, कैसे उन्होंने वो किया। दरअसल ये है कि लालच की जो इंतहा होती है वो इसी हद तक होती है कि आपको अपनी मौत, अपनी ज़िंदगी, आपके इर्द गिर्द ज़िंदगियाँ, आपके ब्लड रिलेशंस, आपको हर चीज़ भूल जाती है, आप सेल्फिश हो जाते हैं। और जवाद साहब, आप 2 ज़िंदगियों के कातिल हैं, वो भी वो ज़िंदगियाँ जो आपके बहुत करीब थीं। आपने लालच की इंतहा में 2 जान जाने के आप ज़िम्मेदार हैं। तो मेरी भी अपील है, हम सब की अपील है कि इसको री इन्वेस्टिगेट किया जाए, चाहे कोई बेटा है, चाहे कोई उनके बहुत करीबी है, लेकिन कातिल कातिल होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। नईम साहब आपका और ज़रीन साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे दोबारा नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।